क्लास 11th का चैप्टर 12 इंट्रोडक्शन टू 3D ज्योमेट्री। 3D मतलब क्या? 3 डायमेंशंस। ठीक है, तो हमने अब तक 2D के बारे में पढ़ा है। 2D के बारे में क्या पढ़ा है? जैसे 2D में 2 एक्सेस होते हैं, y एंड x। ये वाला x डैश होता है, ये वाला y डैश होता है। ठीक है, अगर मुझे यहाँ पे किसी भी चीज की पोजीशन बताने होती है, जैसे मुझे अगर इस पॉइंट की पोजीशन बतानी है तो क्या होगा? हम लोग पहले देखेंगे x के कितना दूर है, फिर देखेंगे y के कितना दूर है, फिर यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट्स लिख देंगे x एंड y के। ऐसे ही करते हम लोग 2D में। पर 3D में क्या है ना, 3D को पढ़ने से पहले, 3D ज्योमेट्री को पढ़ने के पहले आपको 3D का पूरा कॉन्सेप्ट, जो उसका पूरा फील है वो चाहिए। ठीक है, तो फील कैसे आएगा? 3D आपको पता है, हमारे आसपास जितनी भी चीजें होती हैं, जितनी भी चीजें सारे की सारी 3D हैं। आप खुद 3D हो, ये जो स्पेस है वो पूरा मतलब पूरा 3D ही बना हुआ है। जो अर्थ है वो 3D। ठीक है, जितनी भी चीजें हैं वो सब। 3D को समझने से पहले आप पहले इसको समझो। जैसे ये कोई एक रूम है, यहाँ पे इसका दरवाजा है, सोचो। ठीक है, यहाँ पे इसका दरवाजा है और ये रहा रूम। यहाँ से आप जाओगे और ये रहा रूम का बैक वाला पोर्शन, ये है उसका ऊपर सीलिंग और यहाँ पे नीचे इसका बॉटम। ठीक है, ये सारे दोनों दीवार है। अब क्या हुआ कि इस रूम में सोचो यहां से कोई बॉल आई, ये रही एक बॉल है। ठीक है, यहाँ पे आपने कोई बॉल फेंकी और वो इस दीवार से लगी और यहाँ पे है। ठीक है, अब आपको अगर इस बॉल का पोजीशन बताना है, कैसे बताओगे? पहला तो क्योंकि यहां से आई है तो ये डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए कि कितना डिस्टेंस ये यहां से आई है, इस वाली दीवार से कितना डिस्टेंस है इस बॉल का। दूसरा, एक नीचे से पता होना चाहिए कि अभी नीचे वाली दीवार से कितना दूर है। ठीक है, अब तीसरा क्या? तीसरा ये जो बैक वाली दीवार है, ये जो बैक वाली है, इससे भी तो कोई डिस्टेंस से आगे होगी। जैसे अगर ये जो पेन है ये अगर हवा में ऐसे, ठीक है, तो इसका एक डिस्टेंस नीचे से है, एक डिस्टेंस एक्सिस में। जैसे अगर मैं इस वाली एक्सिस की बात करूं तो क्या होगा? यहां से एक डिस्टेंस होगा, एक यहां पे है तो यहां से एक डिस्टेंस होगा। ठीक है, यानी कि जैसे अर्थ है, अर्थ पूरा स्पेस है इसके आसपास। ठीक है, तो नीचे में कोई डिस्टेंस होगा इसके पास। अब कोई एंडलेस पॉइंट तो होगा ना इसका, तो वहां से इसका कोई डिस्टेंस, फिर यहां से कोई डिस्टेंस, और ये बीच में क्या कर रही है? रोटेट कर रही है। हमारे पास बॉक्स है, वो पूरा 3D है। एक स्क्वायर और एक क्यूब में डिफरेंस क्या है? एक स्क्वायर में और एक क्यूब में डिफरेंस क्या है? स्क्वायर और क्यूब में डिफरेंस है कि इसके पास ए होता है और ये होता है। इसके पास क्या होता है? इसके पास लेंथ, ब्रेथ और हाइट तीनों होती है। यही चीजें यहाँ पे, ये वाली जो चीजें ये हो जाएगी है हाइट, ये वाली जो चीजें हो जाएगी आपकी लेंथ। आप कोई भी चीज मान सकते हो, लेंथ ब्रेथ हाइट आपके मन पे। आप चाहो तो यहां से हाइट ले सकते हो, आप चाहो तो रूम ऐसा कर दो ना। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आप लेंथ ब्रेथ हाइट क्या लेते हो 3D में, जब बात 3D की हो। पर आपको अगर यहाँ पे तो आपको इसी को लेंथ लेना पड़ता था। और क्यूब में क्या है कि क्यूब आपका हो जाएगा एक 3D फिगर। जैसे एक क्यूबॉइड है, एक क्यूबॉइड एक रेक्टेंगल में क्या फर्क होता है? फर्क यही होता है कि इसके पास क्या होता है? इसके पास होता है लेंथ एंड ब्रेथ। इसके पास क्या होता है? एक हाइट भी आ जाती है, एक एडेड हाइट, एक अलग से एक डायमेंशन आ जाता है। ठीक है, तो उस डायमेंशन को जब हम लोग जोड़ देते हैं, एक 2D में जब कोई और एक डायमेंशन जुड़ गया, एक तो ये क्या था? लेंथ एंड ब्रेथ, लेंथ एंड ब्रेथ। अब डायमेंशन एक और क्या जुड़ा? हाइट का। तो इन दोनों को जोड़ के हम लोग क्या बोलेंगे? 3D। अगर आपको सोलर सिस्टम वगैरह ये सब आप थोड़ा पढ़ते होगे तो आपको 3D के बारे में काफी पता होगा कि 3D क्या होती है, उनमें क्या क्या चीजें। पर नॉर्मली भी कितनी भी चीजें हमारे आसपास है सारी की सारी 3D में होती है। जैसे जो एक्वेरियम वगैरह होता है जिसमें फिशेस को रखते हैं, तो उसमें क्या होता है? कैसे एक डब्बा होता है क्यूबॉइडल, ऐसे ऐसे, और इसके अंदर काफी सारी मछलियां होती हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है? इनका नीचे से एक डिस्टेंस रहता है ग्राउंड से, एक यहाँ वाले साइड से जो पानी आ रहा होता है यहां से एक डिस्टेंस रहता है, और एक पीछे से। तो ये क्या हुआ? ये एक 3D बॉडी हो गई। ठीक है, यानी कि जो 3D में स्पेस में ट्रेवल करी, जिसके पास एक हाइट है, एक लेंथ है, एक ब्रेथ है। ठीक है, आई होप आपको 3D का पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा। एक बार इसे चैप्टर ना समझ के कुछ और मतलब एक बार फील लेने की कोशिश करो, 3D क्या होता है, कैसा होता है। ऐसे आप एक जर्नली सोचो कि आप 3D क्या जानते हो, 3D से क्या समझते हो, तो आपको ये चैप्टर बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। जब आप ये 2D और 3D में डिफरेंस समझ में आ जाएगा आपको, तब ये चैप्टर में फिर कुछ नहीं है। ठीक है, 3D है, उसके बाद हम लोग स्पेस का पढ़ रहे हैं। स्पेस यानी कि ऐसा नहीं, आप देखो जैसे मैंने कहा, जरूरी नहीं आप इसे हमेशा हाइट ही कहो। अगर कोई भी चीज ऐसे ही ऊपर रखी हुई है ना, आप कहीं से भी, वो जस्ट डिपेंड करता है आप कहाँ से देख रहे हो। आप जहां से भी देख रहे हो वहां को उसको हाइट मान सकते हो, लेंथ मान सकते हो, ब्रेथ मान सकते हो। आपको बस ये 3 डायमेंशन समझनी है कि ठीक है, उसका यहां से डिस्टेंस, यहां से डिस्टेंस एंड यहां से डिस्टेंस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्यूब वाले में लेंथ एंड ब्रेथ ऐसे बना हुआ है, ऐसे। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हुआ है? 90 डिग्री। अब है हाइट एंड लेंथ,
तो इसके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, ठीक है। और क्या H एंड B, ये और ये, इनके बीच अगर आपको ऐसे ऐसे देखोगे ना तो ये ऐसे ही हो जाएगा। तो ये कितना है 90 डिग्री, यानी कि 3D में भी ये जो तीनों प्लेन्स होते हैं, ये प्लेन ही तो हुआ ना, ये एक प्लेन, ये दूसरा प्लेन और ये तीसरा प्लेन, तीनों एक तीसरे के परपेंडिकुलर होता है, ठीक है। जैसे ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, वैसे यहाँ पे क्या होता है, ये तीनों एक तीसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे जो रूबिक्स क्यूब होता है या फिर कोई भी क्यूब बेसिकली, उसमें आपने देखा ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इसमें जो तीनों होते हैं वो एक तीसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो जैसे ये इसके परपेंडिकुलर, ये वाला इसके परपेंडिकुलर, और ये वाला एक दूसरे से परपेंडिकुलर। तो ये रहता है क्यूब्स वगैरह में। वैसे ही सबके साथ होता है, जितने भी 3D होते हैं ना, सबके सब एक तीसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। 2D में क्या होता था, हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते थे ऐसे, एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे फोर्थ क्वाड्रेंट। ये वाला होता था पॉजिटिव, ये वाला था नेगेटिव, ये वाला था पॉजिटिव, ये वाला होता था नेगेटिव। उसी के हिसाब से कोऑर्डिनेट्स आते थे। अब 3D में क्या होगा, 3D में क्योंकि ये सारे क्या होते थे, ये तो एक्सेस है ना, ये हो गया एक्स एक्सेस, ये हो गया वाई एक्सेस। 3D में तो हम प्लेन्स देख रहे हैं ना, प्लेन्स यानी कि पूरा का पूरा एक पेपर, जैसे मैंने आपको रूबिक्स क्यूब वगैरह समझाया था, जिसमें आपको क्या करना है, 3 बेसिकली पेपर है, ठीक है, जो एक तीसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। ये इसके परपेंडिकुलर, ये इसके परपेंडिकुलर, इस तरह से इनको लगाएगा। जैसे ये है, यहाँ पे इसे फिर से देखो, ये पहला एक पेपर, इसके परपेंडिकुलर ही ये वाला पेपर लगा हुआ पूरा, ठीक है। अब इसके जैसे ये वाला जो पेपर है, जो नीचे पेपर होगा इसके ऐसा लगा, ये इस वाले पेपर के साथ परपेंडिकुलर है। ये चीज को बनाने में ज्यादा समझ में नहीं आएंगी, पर आप जब एक बार सोचोगे दिमाग में तो आपको ये समझ में आएगा। तो इसमें होते बेसिकली 8 ऑक्टेंट्स होते हैं इसमें। अब ये 8 कैसे आते हैं देखते हैं। जैसे अब अभी इसको एक वाई एक्सिस से मान के देखो, ये जैसे वाई एक्सिस क्या होता है, ऐसे परपेंडिकुलर होता है ना। तो जैसे ये कोई बेस है यहाँ पे एक्स एक्सिस की तरह, और ये है हमारा वाई एक्सिस। इसमें क्या है कि ये बीच से, यहां से ये वाला पूरा साइड क्या है, पॉजिटिव है, यहाँ पे ये वाला जो पूरा साइड है ये नेगेटिव जा रहा है। और क्या होगा, तो ये इस तरह से रखा हुआ है वाई प्लेन हमारा। अब क्या होगा, एक्स प्लेन कहाँ जाता है, इन दोनों के बीच में जाता है, तो ये कुछ इस तरह से बीच में जाएगा। तो y के पॉजिटिव और नेगेटिव को अलग कर दिया अभी बीच से, ऐसे ये अलग कर दिया। अब क्या होगा, ये है हमारा y एक्सिस से परपेंडिकुलर रखा हुआ है। अब x एक्सिस कहाँ जाता है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जाएगा। तो x एक्सिस का ये रहा पॉजिटिव साइड, ये रहा नेगेटिव साइड, ये क्या किया, इसके ऐसे बीच में जाएगा कुछ इस तरह से। ये रहा y एक्सिस, ये रहा x एक्सिस, ये देखो यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव, यहाँ पे इसका नेगेटिव वाला साइड है, ठीक है। तो ये दोनों प्लेन्स क्या होंगे, इस तरह से कुछ लगेंगे। तो ये और ये एक दूसरे के ऐसे 90 डिग्री भी तो है ना, ठीक है। ये हो गए हमारे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस प्लेन बेसिकली अभी तो, लेकिन ये वाला साइड तो भी एक्सिस कहलाएगा ना, ये रहा एक्सिस, ये रहा एक्सिस। अब ये पूरा मिलाकर प्लेन। तो 1 2 3 4, अभी तो हम लोग इतनी बात करते थे ना, 2D में क्या करते थे, इसे ऐसे रख देते थे। तो ये पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव और ये वाला नेगेटिव। अब ऐसे रख दिया हमने प्लेन की तरह। तो अब ये 3D तरह से लग चुका है। अब क्या होगा, एक आएगा जेड एक्सिस, तीसरे एक्सिस हम लोग क्या बोलते हैं, जेड एक्सिस। और ये कैसा होता है, जो मैंने बताया ना दीवार पे एक नीचे से डिस्टेंस, एक जिस वाला एक्सिस है, यानी कि ये क्या हो गया हमारा y हो गया, ये वाला क्या हो गया z हो गया। एक होता था जो पीछे से आएगा ऐसे, ये वाला जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं z एक्सिस। एक्चुअली नाम आप किसी को भी दे सकते हैं, मैंने आपको अभी पहले बताया था कि जैसे हाइट, लेंथ एंड ब्रेथ, ये तीनों का नाम ना बदल सकता है, ठीक है। हो सकता है आपको कोई ये बोल दे, ये बोल दे, डिपेंड करता है कि व्यू पॉइंट कौन सा है। जब ये बीच में से चला जाएगा ना ऐसे, तो उसके बाद क्या होगा, z जो पीछे वाला जो ये लेंथ है ये रिप्रेजेंट करेगा, और ये ऐसे उसके बीच में आ जाएगा। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा, कुछ इस तरीके का, ठीक है, कुछ इस तरीके का, क्योंकि जिसमें क्या होगा, ये जो है देखो कोर्सेस का मैं तो मैंने जस्ट समझाने के लिए बना दिया है। तो इसमें क्या है कि ये वाला जो है, अब अगर तीनों प्लेन को अगर हम लोग म्यूचुअली परपेंडिकुलर रख दें, जैसे ये था वाई प्लेन, तो ये क्या हुआ, इसके पैसे घुसेगा, ठीक है। ये है हमारा वाई प्लेन बेसिकली, ये वाला जो प्लेन है, ये वाला जो प्लेन दिख रहा है ये है वाई वाला प्लेन। और इसमें क्या है कि ये जो एक्स है, एक्स वाला जो प्लेन है, ये कुछ इस तरह से इंसर्ट हुआ, ठीक है, कुछ इस तरह से इसमें से इंसर्टेड है। ये वाला जो प्लेन है, ये वाला देखो, ये वाला देखो, ये वाला जो प्लेन है ये है वाई प्लेन, ठीक है। और ये वाला जो प्लेन है, ये वाला जो ऐसे है, ये है हमारा एक्स प्लेन, ठीक है। ये है वाई
ये है एक्स, ये दोनों क्या है, कुछ इस तरह से लगे हुए हैं, ये ऐसे वाई है, ये ऐसे एक्स है, कुछ इस तरह से ये लोग इंसर्टेड है। अब जेड क्या है, जेड है ये वाला, जेड क्या है, जेड है ये वाला है एक्स, ये वाला है वाई, ये वाला ऐसा वाई आया, ये वाला ऐसे एक्स आया। ये जो जेड है ये कुछ इस तरह से लगा हुआ है, ये कुछ इस तरह से। वाई कैसे था, ऐसे था। जेड कैसे था, ऐसे। जेड कैसा है, ऐसे। तीनों को जब जोड़ देंगे ना तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर मिलेगा। ये स्ट्रक्चर का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि जैसे ये वाला है तो वाई का पॉजिटिव यहाँ पे है, ठीक है, ये वाला साइड वाई के लिए पॉजिटिव होता है, और नीचे के लिए ये भी वाई है, अभी ये वाई प्लेन का ही पार्ट है, तो ये जो नीचे ये हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। ये वाला जो पार्ट है ये होता है एक्स का, तो एक्स का ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये वाला पार्ट हो जाएगा नेगेटिव, ठीक है। ये वाला पार्ट है जेड का, तो जेड में ये वाला पार्ट हो जाएगा पॉजिटिव और ये वाला पार्ट हो जाएगा नेगेटिव। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा तो आप बेसिक हो, जैसे ये एक रूम है, ठीक है, 3D रूम है। 3D रूम को अगर 8 पार्ट में ऐसे डिवाइड कर दो आप, 8 पार्ट में, जिसमें ऊपर ये सामने आ रहा है, ये मतलब सामने वाला रूम है, ये इस तरह से सामने रूम है, ठीक है, इस तरह से कुछ सामने 3D में समझा रही हूं मैं। और ये पीछे कोई एक रूम है, ठीक है, ये पीछे को, यहाँ साइड में भी एक आगे को रूम है और एक पीछे साइड पे, ऐसे ही नीचे भी, ऐसे नीचे एक घर है और यहाँ साइड पे भी एक घर है, वैसे ही जस्ट पीछे भी एक इधर साइड पे घर है और एक इधर साइड पे घर है। होपफुली आपको समझ में आ रहा हो। यहाँ पे क्या करना है हमें, बेसिकली 3 प्लेन्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखना है। एक बार इसे सोच के देखो, तो क्या है, 3 प्लेन्स है, उनको म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये जो y है ये x के परपेंडिकुलर है, जो z है ये x के, हर चीज एक तीसरे के परपेंडिकुलर है। यहाँ पर सीआरटी ने क्या किया है कि जो हम लोग y मान रहे थे इस तरह से, इसको z माना हुआ है। ये जो x है, ये जो y है, इसको ऐसे इंसर्ट किया हुआ, यानी कि z और y को पहले म्यूचुअली परपेंडिकुलर किया, और ये जो x है इसको ऐसे ऐसे रखा हुआ, यानी कि जिसे हम लोग ऐसे मान रहे थे, क्या बोल रहे थे हम लोग कि कुछ इस तरह से होगा, तो ये जो पीछे वाला होगा वो हो जाएगा z का, ये जो नीचे वाला हो जाएगा ये क्या हो जाएगा y के लिए, और जो ये वाला हो जाएगा वो होगा x के लिए। तो एनसीईआरटी ऐसा नहीं मानती, एनसीईआरटी बोलती है कि ये वाला, ये जो है इसको बोलो x, ये जो है इसको बोलो y। तो कुछ इस तरह से x y देन z, ठीक है। ये वाली चीजें मैं आपको पहले ही समझा दूं, ये प्लेन्स हैं, प्लेन्स को म्यूचुअली परपेंडिकुलर रखा गया है, तो इसको आप किसी भी तरह से रख सकते हो, जरूरी नहीं है। कई सारे बुक्स में तो ऐसे ही होता है, ये x, ये y और ये z, ऐसे x, ये y और ये z। पर एनसीईआरटी अगर इसे अपना z मानना चाहती है, इसे अपना ये y और इसे अपना x मानना चाहती है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस दिक्कत की बात यह है कि आपको समझ में आना चाहिए कि ठीक है प्लेन्स हैं, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, बाकी नाम किसी का कभी भी रख सकते हो, ठीक है। अब वो 8 ऑक्टेंट्स कौन से हैं, ये है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां एंड आठवां, ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां एंड आठवां, कुछ इस तरह से चलना है आपको, यहां से 1 2 3 4, फिर नीचे 5 6 7 8, तो कुछ इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इस तरह से समझ लो कि पहले यहाँ पे देन यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे क्या है, एनसीईआरटी के हिसाब से ये z, वैसे हम लोग इसे x भी मान सकते हैं, y मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। ये हो गया z, ये हो गया y, ये हो गया x, यानी कि x ऐसे सामने को आ रहा है, ये z परपेंडिकुलर है और जो y है वो ऐसे लीन कर रहा है, यानी कि कुछ इस तरह का प्लेन, ऐसे एक प्लेन ऐसे है, ठीक है, एक प्लेन कुछ ऐसे इस पे बना हुआ है बीच से आता हुआ, ठीक है, ऐसे सामने को आ रहा है और ऐसे कुछ एक प्लेन कुछ इस तरह का है, ठीक है। मतलब इस तरह से म्यूचुअली रखे हुए प्लेन्स को बेसिकली यहाँ पे अभी मैंने समझाया ये सब। तो अब क्या है, आपको यहाँ पे बताना कि कौन से कोऑर्डिनेट्स पे क्या क्या पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि जैसे यहाँ पे हम लोग जब बात करते थे यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता था, सारे पॉजिटिव होते थे। यहाँ पे क्योंकि ये वाला पॉजिटिव होता था, ये वाला नेगेटिव होता था, तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव, यहाँ पे दोनों नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव एंड पॉजिटिव, ठीक है। वैसे यहाँ पे बताना है कि कौन से ऑक्टेंट्स पे कौन सी साइन होगी। तो पहला रूम है ये वाला रूम, यानी कि ऐसे ऐसे बाहर निकालो तो, या फिर ऐसे समझ सकते हैं, इस वाले रूम की बारी है। तो इस वाले रूम के लिए ये वाला y क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव, और ये जो z है, ये वाला जो z है ये पॉजिटिव है, ठीक है, z पॉजिटिव है। और जो x है जो सामने को आ रहा है, सामने के लिए ये वाला पार्ट इसका पॉजिटिव हो गया, ये वाला पार्ट इसका नेगेटिव हो गया, यानी कि ये भी पॉजिटिव। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए सब कुछ पॉजिटिव। सेकंड देखते हैं, सेकंड है ये वाला के लिए जो y है वो पॉजिटिव है, क्योंकि देखो इस वाले साइड पे है ना, अभी तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, और ये वाला है तो z इस वाले साइड तो पॉजिटिव है ना, तो z हो गया पॉजिटिव। अब x जो इस तरह से सामने से काट रहा है, ठीक है, ये वाला साइड बेसिकली, तो इसका ये वाला साइड पॉजिटिव होता है, ये वाला साइड
नेगेटिव, यानी कि हो जाएगा नेगेटिव। ऐसे ही आपको जो z है ना वो 1 2 3 4 तीनों के लिए पॉजिटिव ही रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि z यहाँ पर है, देखो ये वाला है, z का जो ऊपर वाला पोर्शन है ये पूरा क्या है? पॉजिटिव, और नीचे वाला पोर्शन है नेगेटिव, यानी कि z इन चारों के लिए एक मतलब बेसिकली आप इसे पोल मान सकते हो, पॉजिटिव पोल, जो चारों के लिए पॉजिटिव ही रहेगी। ठीक है, तो z चारों कंडीशंस में पॉजिटिव। y यहाँ वाले साइड पे, तो ये वाला पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव, ये वाले साइड में लोग नेगेटिव हो जाते हैं, यानी कि ये जो बचे हुए दो हैं ये हो जाएंगे नेगेटिव। ठीक है, x कौन सा होता है? x होता है ये सामने वाला, तो सामने वाले के लिए ये वाला साइड खाली होता है हमारा पॉजिटिव, यानी कि इस वाले के लिए और इस वाले के लिए, तो जाएगा फर्स्ट, ये जाएगा फोर्थ, तो फर्स्ट एंड फोर्थ के लिए पॉजिटिव, बाकी थर्ड के लिए नेगेटिव। तो इस तरह से हम लोग अब नीचे के पढ़ते हैं, तो नीचे में जो z है ये हो जाएगा अब सबके लिए नेगेटिव, क्योंकि अब सबको ये नेगेटिव देगा एक पोल की तरह, तो नेगेटिव नेगेटिव एंड नेगेटिव। अब और y का वही सेम इस वाले साइड पे, तो ये वाला और ये वाला, क्योंकि y ये है ना, तो ये वाला पॉजिटिव साइड है, तो यानी कि ये वाला और ये वाला ये दोनों हो जाएंगे पॉजिटिव। तो ये वाला कौन सा होता है? तो फिफ्थ, ये होता है सिक्स, तो फिफ्थ एंड सिक्स हो जाएगा पॉजिटिव। अब x के लिए देखते हैं, तो x क्या है हमारा? ये वाला, ठीक है, ये वाला साइड, तो x क्या है? ये यहाँ के लिए हो जाएगा पॉजिटिव और यहाँ वाले के लिए हो जाएगा नेगेटिव, यानी कि ये दोनों साइड हो जाएंगे नेगेटिव, यानी कि ये वाले दोनों पोर्शन हो जाएंगे नेगेटिव एंड नेगेटिव। अब यहाँ पे दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव है, जो बचे हुए होंगे हो जाएंगे नेगेटिव। y को एक बार देखो 7th एंड 8th के लिए, तो y होता है हमारा ये वाला, तो y का 7th एंड 8th, यानी कि ये वाला एंड ये वाला, तो ये दोनों है y के इस वाले साइड पे, यहाँ पे पॉजिटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव होता है, तो यहाँ और यहाँ इसी वजह से ये हो जाएगा नेगेटिव। एक बार इसे आप खुद से करके देखना एक बार, तो आपको ये सारा समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों हो रहे हैं कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, जहां साइड पॉजिटिव होता है जहां साइड नेगेटिव होता है, पूरा एक प्लेन की तरह मानना। अब जो सेकेंड टॉपिक है वो है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। तो देखो पहला पॉइंट यहाँ पे अगर a होता था और यहाँ पे b, और इनके कुछ कोऑर्डिनेट्स, जैसे इसका x एंड y, 2D की बात हो रही है अभी यहाँ पे y2 x2 एंड y2, यहाँ पे 1 1 1, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होता था? डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता था? ab जो डिस्टेंस है इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस में x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाता था डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर 2D, ये होता था 2D के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला। अब 3D में क्या है? 3D में कुछ नहीं, बस इनका एक और पॉइंट है, इसका एक और पॉइंट है z1 है, तो 3D में क्या डिफरेंस है? ये जो a एंड b पॉइंट्स हैं, a एंड b पॉइंट्स, इनके बीच के कोऑर्डिनेट्स क्या है? x y एंड z, यहाँ पे x1 y1 एंड z1, यहाँ पे हो जाएगा x2 y2 एंड z2। तो अब ab के बीच का डिस्टेंस हमें चाहिए, तो क्या हो जाएगा? ab इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस में y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस में z1 का होल स्क्वायर। कुछ नहीं करना, बस z को इस बार आपने प्लस ऐड कर दिया, यानी कि इस वाले कोऑर्डिनेट से इस वाले कोऑर्डिनेट का स्क्वायर अगर आप माइनस कर दोगे तो आपको 3D के लिए भी मिल जाएगा। ठीक है, तो इसमें और 2D में एक ही डिफरेंस है, वो है z का, कि इसमें क्योंकि कोऑर्डिनेट्स ही नहीं थे तो इसीलिए यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आपने क्या किया? z2 माइनस z1 का स्क्वायर भी कर दिया। अब है कोलिनियर। कोलिनियर क्या होता है? कोलिनियर होता है कोलाइड करना, यानी कि एक ही पॉइंट पे जब 10-10 पॉइंट गिर रहे होते हैं ना, तो उन्हें बोलते हैं कि उस सारे पॉइंट क्या है? एक दूसरे के कोलिनियर है। ठीक है, अब जैसे अगर ये एक लाइन है P एंड Q और कहा कि कोई एक पॉइंट है R, तो प्रूफ करो कि ये जो तीनों पॉइंट्स है एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे लाई करने के लिए क्या करते हैं कि प्रूफ करते हैं PR प्लस RQ, यानी कि PR प्लस RQ इज इक्वल्स टू PQ। ठीक है, अब इस पॉइंट्स की और इस पॉइंट के जैसे इसका भी होगा x y एंड z 1 1 1, इसका क्या होगा? z2 y2 एंड ये इसका हो जाएगा z3 y3 एंड z3। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? इसके और इसके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला निकालेंगे, इसके और इसके बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, फिर p एंड q के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे, फिर अगर LHS इक्वल्स टू RHS आ जाता है तो आपकी कोलिनियरिटी प्रूव हो जाएगी। तो ये हो जाएगा बेसिक्स ऑफ 12.1 एंड 12.2। इसके अलावा और कुछ भी नहीं है आपके इस वाले पार्ट में।